चलते चलते उसके पांव दुखने लगे। पगडंडी पर बिखरे पत्थरों की वजह से उसे चलने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, मगर वो हिम्मत कर रही थी और आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। इतनी रात में उस लड़की को कोई वहां देख लेता तो सोचने पर मजबूर हो जाता कि ऐसी बाहिम्मत लड़की तो आज तक हमने नहीं देखी, जो रात के इस वक्त भी बेखौफो खतर चली जा रही थी। मगर मोहब्बत ने उसे बहादुर बना दिया था। उसको इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। वो मोहब्बत में अपने खानदान की इज्जत को कदमों तले रौंदने पर भी तैयार हो गई थी। आसिफ ने उसे नहर के पास पहुंचने का कहा था, रात के 2 बजे, जिस वक्त इंसान तो इंसान, सब इंसान के साथ साथ दरिंदे भी थक हार कर सो चुके होते हैं, ताकि वहां से वो दोनों आसानी से भाग सकें। सरवत और आसिफ की मोहब्बत के चर्चे गांव में होने लगे थे, तो सरवत पर पाबंदियां बढ़ने लगी। मगर सरवत आसिफ की मोहब्बत में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे छोड़ने का तस्वर भी उसके लिए सुहाने रूह था। वो जान तो दे सकती थी, मगर आसिफ को छोड़ना उसके बस में नहीं था। दोनों की मुलाकात शाम के वक्त हुई और ये तय पाया कि सरवत और आसिफ दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। दोनों गांव के अच्छे खासे खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते थे। सरवत गांव के चौधरी की बेटी थी, तो आसिफ भी एक जिम्मेदार का बेटा था। दोनों की माली हैसियत एक दूसरे के बराबर थी, मगर अजली दुश्मनी आड़े आ गई। गांव के चौधरियों को तो ये भी मंजूर नहीं था कि उनकी बेटियां सरेआम मोहब्बत करके अपने लिए अपनी पसंद के लड़के को ढूंढ लें और उनसे शादी करें। वो इसे अपनी इज्जत और बेइज्जती का मामला समझते थे और आसिफ के घर वालों ने भी सख्ती से मना कर दिया। लेकिन आसिफ और सरवत वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल चुके थे। लिहाजा उस शाम कब्रिस्तान के पास होने वाली मुलाकात में यह तय पाया गया कि आज रात 2 बजे जब सब सो रहे होंगे, पूरा गांव तारीकी में डूबा होगा, किसी के बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं होगा। उस वक्त हम दोनों इस गांव से भाग जाएंगे हमेशा के लिए, और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा चुके थे। लिहाजा एक दूसरे से जुदाई का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। कच्ची पक्की पगडंडी पर चलते चलते वो थक चुकी थी, मगर अभी काफी दूर तक जाना था। नहर गांव से जरा फासले पर थी। वो गांव की गलियों से होती हुई बाहर कच्ची पगडंडियों पर आ गई। वीरान रास्ते से गुजरते हुए जरा बराबर भी उसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उसका गांव था। उसने सारी जिंदगी इसी गांव में गुजारी थी। सारा बचपना, बल्कि जवानी की दहलीज पर पहुंचते भी वो इसी गांव में पल बढ़कर जवान हुई थी। गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। सहेलियों के साथ कई मर्तबा नहर पर जाती थी, मगर आज उसने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था, अपनी मोहब्बत की खातिर। जी हाँ, आसिफ की खातिर। वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, तो वो ठिठक कर रुक गई। दूर से एक साया सा आता हुआ दिखाई दिया। एक लम्हे के लिए खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो फौरन एक दरख्त की ओट में हो गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे जान से मार डालेगा। मेरा बाप गांव का चौधरी है, वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। साया करीब आता चला गया। साया उसके करीब आकर दरख्त के पास रुक गया। वो दरख्त की ओट में थी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि साये को उसकी मौजूदगी का इल्म हो चुका था। उसने उसकी तरफ मुड़ा और दरख्त के पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नजरें मिली। वो देखकर हैरान रह गई। वो आसिफ था। वो खुशी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, क्या तुम मुझसे पहले वहां पहुंच गए? आसिफ ने कहा, हाँ। वो बड़ी हैरान हुई। मैं तो खुशी से सोया ही नहीं। आज हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। आसिफ चाहत से उसकी तरफ बढ़ा और वो मासूम ये भी न जान सकी कि आखिर आसिफ ने उसको दरख्त के पीछे कैसे देख लिया। वो खुशी में ये समझ ही ना पाई। आसिफ चाहत से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। कहने लगा, क्या तुम अपने कपड़े और ज़ेवरात साथ ले आई हो? उसने पूछा, हाँ मैं ले आई हूँ। चलो अब क्या इरादा है? वो पूछने लगी। इरादा क्या होना है, बस अब जीना मरना साथ साथ है। अब चलते हैं यहाँ से। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर वो आगे बढ़ने लगे। सरवत ने उसके हाथ में हाथ अपना दे दिया तो वो बेचैन होकर उसकी तरफ देखने लगी। आसिफ का हाथ बिल्कुल सर्द था, इतना ठंडा हाथ जैसे फ्रीजर में लगा हुआ गोश्त हो। वो एकदम चौंक गई। क्या बात है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? अरे बाहर ठंड है ना, इसलिए। हालांकि अभी सर्दी का बाकायदा आगाज नहीं हुआ था। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। उसने कहा, वक्त जाया मत करो, हमें जितनी जल्दी हो सके इस गांव से निकल जाना चाहिए। हमारे लिए आगे शाहिद ने मकान का बंदोबस्त किया होगा। वो कहने लगी, हाँ तुम बेफिक्र रहो।
शहर में आसिफ के एक दोस्त ने उनके लिए एक मकान ले रखा था, जहां पर जाकर उन्हें रहना था। वो तेज तेज कदम उठाते हुए नहर की तरफ बढ़ने लगे। आसिफ सारी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा था। सरवत उसकी चाहत थी, उसमें कोई शक नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर सरवत के साथ यहाँ से चला गया तो शहर में मेरी जिंदगी कैसे होगी। बाप को भी छोड़ दूंगा और फिर सरवत के बाप की तरफ से मिलने वाली दौलत भी मिलने का 1% इम्कान नहीं। मगर सरवत से उसकी चाहत कुछ ऐसी थी कि वो सरवत से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। उसने सोच लिया था कि बाप की रकम से वो इतनी खासी रकम ले जाएगा कि अगर आज मोहब्बत के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो रकम उसके काम आ सके। अगर वो सरवत से दस्तबरदार हो जाता तो सारी उम्र अपनी मोहब्बत को तरसता रहेगा, जो उसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर अपने बाप से दोबारा माफी मांग लूंगा। वालिदैन है, माफ कर देंगे। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। जब कुछ वक्त गुजर जाएगा तो मेरे वालिद साहब भी इस बात को भूल जाएंगे और मुझे जरूर माफ कर देंगे। यहाँ से निकलने के बाद सीधे शहर जाएंगे, जहाँ उसके दोस्त शाहिद ने उसके लिए मकान ले रखा है। सरवत को उसी मकान में ले जाएगा, फिर वो वहाँ फौरी तौर पर निकाह करेंगे। अभी वो निकलने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक उसके बड़े भाई ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आसिफ, जल्दी उठो, अब्बा जान की तबीयत बहुत खराब है। कुछ भी था, आखिर वो उसके बाप थे। वो फौरन भाई के साथ अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ा। नौरोज खान यानी आसिफ का बाप उस गांव का बड़ा जिम्मेदार था। उनकी बहुत सारी जमीनें थी। चौधरियों की इसी वजह से उनसे नहीं बनती थी, क्योंकि चौधरी अपने अलावा किसी को जिम्मेदारी करता हुआ नहीं देख सकते थे। आसिफ की अब्बा जान को दिल की तकलीफ थी। वो अपने बड़े भाई के साथ अपने बाप के पास बैठ गया और उनसे कहने लगा, अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब है तो आपको अस्पताल ले जाते हैं। नौरोज खान के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो कहने लगे, नहीं, तुम दोनों मेरे पास बैठे रहो, मेरे पास वक्त कम है और वैसे भी मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम दोनों मेरे पास बैठो। उसका बड़ा भाई तो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था, मगर आसिफ जरा लापरवाह था। सारा दिन गांव में इधर उधर घूमता फिरता रहता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और वक्त बेवक्त सरवत के घर के चक्कर लगाता। वो दोनों बेटे अपने बाप के पास बैठ गए। उनके पांव सहलाने लगे और आसिफ उनके बाजू के करीब होकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि सरवत नहर के पास उसका इंतजार कर रही होगी। इधर सरवत और आसिफ दोनों नहर की तरफ तेजी से जा रहे थे। नहर से पहले झाड़ियों का सिलसिला मजीद गहरा हो गया। दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे। दरख्त बहुत घने थे। एक दरख्त के पास पहुंचकर आसिफ रुक गया और उससे कहने लगा। उसके दोनों हाथ थाम लिए और कहने लगा, सरवत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर ये बताओ कि क्या हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वो ठीक है? सरवत एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, भला अब तुम ये बात क्यों कर रहे हो? जब हम दोनों ने गांव छोड़ने का इरादा कर लिया और मोहब्बत में एक नई जिंदगी गुजारने का अहद किया तो अब इस बात करने का क्या मतलब? हाँ सरवत, मैं चाहता हूँ एक बार फिर तुम सोच लो। आसिफ, ये सोचने का वक्त नहीं, अब हमें यहाँ से निकलना है। अगर आज हम दोनों ने हिम्मत ना की तो फिर हमेशा के लिए एक दूसरे को शक्ल को तरस जाएंगे। मेरा बाप मुझे किसी और से ब्याह देगा, वो किसी सूरत तुम्हारे बाप के हाथ मुझे ब्याहने के लिए नहीं बिठाएगा। आसिफ उसकी बात सुनकर कहने लगा, हाँ, मोहब्बत के लिए तुमने खूब कुर्बानी दी। वैसे तुम लोग इंसान होते भी बड़े खुद गर्ज हो, चाहत के लिए कुछ भी कर गुजरते हो। तुम इंसान लोग। सरवत उसकी बात काट कर देख बोली, ये क्या कह रही हो तुम, इंसान लोग? वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या बात कर रही हो तुम? आसिफ मुस्कुराती नजरों से उसे देखने लगा। सरवत उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरान हो रही थी। वो अजीब अजीब बातें कर रहा था। कभी उसे नसीहतें करने लगता और कभी कुछ कहता। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की इस बेवकूफ और जाहिल इंसान के हत्थे चढ़ जाए, जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर सकता, जो तुम्हें घर से भागने का मशवरा दे रहा है, जो तुम्हें अपने घर अपने गांव में जलील होने का मौका दे रहा है। सरवत उसकी बात सुनकर हैरत से बोली, आसिफ, क्या तुम पागल तो नहीं हो के? किस इंसान की बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए घर से भागी हूँ। हम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, तुम चलो, मैं तुम्हें पहले अपना घर दिखाऊं। आसिफ ने एकदम कहा तो वो हक्का बक्का उसे देखकर कहने लगी, अरे भाई, कौन सा घर? इस जंगल बियाबान में कौन सा घर? हमारे घर तो पीछे गांव में हम छोड़ आए हैं। आसिफ, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? चलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। अगर मुझे तुम्हारे या मेरे बाप ने देख लिया
तो हम दोनों की लाशें यहाँ तड़प रही होंगी। आसिफ उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए बोला, अरे भाई जरा इधर तो आओ सही। वो उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों की तरफ ले गया। उसका हाथ बहुत सर्द था। उसके हाथ की ठंडक सरवत को महसूस हो रही थी। वो भी हैरान हो रही थी कि आखिर वो उसे क्या दिखाना चाहता है। वो इतने बड़े बड़े कदम उठा रहा था जैसे चल न रहा हो बल्कि उड़ रहा हो। उसे आसिफ का साथ देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। आसिफ, क्या कर रहे हो? क्यों वक्त जाया कर रहे हो? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। मगर वो उसकी बात सुनी अनसुनी करते उसे घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया। कुछ दरख्तों को पार करने के बाद उसने देखा वहां एक पुराना कुआं था। वो उसे उस कुएं के पास ले गया और उस कुएं की तरफ इशारा करके बोला, ये देखो, ये मेरा घर है। सरवत उसको देखकर गुस्से से बोली, आसिफ, मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं सरवत, मैं पागल नहीं हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा और हम दोनों हमारे घर में हमेशा रहेंगे। सरवत होंकों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। वो इसी गांव में पलकर जवान हुई थी, मगर ये कुआं आज तक उसने नहीं देखा था। वो जल्दी से बोली, आसिफ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुमने मेरी भी जिंदगी साथ दांव पर लगा दी। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं वापस जा रही हूँ। ये कहकर वो तेजी से वापस मुड़ने लगी, मगर जैसे ही मुड़ी खौफ से उसका रंग पीला पड़ गया, क्योंकि आसिफ उसके सामने पीछे खड़ा था। वो फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर हैरान होकर वो फिर मुड़ी। आसिफ उसे देखकर जोर से कहकहे लगाने लगा और फिर देखते ही देखते आसिफ की शक्ल बदलने लगी। अब वहां सामने एक खौफनाक शक्ल वाला हैबतनाक जिन खड़ा था, इंतहाई डरावनी शक्ल वाला। उसे देखकर वो खौफ से कांपने लगी। आज रात मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे तुम जंगल में दिखाई दी। मुझे एक मखसूस वक्त में इस कुएं से निकलने की इजाजत होती है और मेरी खुशकिस्मती के उसी वक्त मैंने तुम्हें देखा और मेरे तुम्हें देखते ही होश उड़ गए। वरना तो जिस वक्त हम यहाँ निकलते हैं हर तरफ वीरानी होती है। गांव का कोई आदमी इस तरफ नहीं आता। हम लोग रात के वक्त इन वीरानों में निकलते हैं। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे दिल का चैन लुट गया। वो फौरन वापसी की तरफ भागी, मगर ये क्या, उसके तो दोनों कदम जैसे वही जम गए। वो समझ चुकी थी कि वो आसिफ इंसान नहीं था बल्कि एक बदसूरत जिन था जिसने आसिफ का रूप धार रखा था, जो रात के पहर उससे जा टकराया और आसिफ का भेष बदल कर धोखे से उसे इस कुएं के पास ले आया। वो डर भी रही थी और भागने के लिए कोशिश भी करने लगी, मगर उसके हवास साथ नहीं दे रहे थे। फिर उसे अचानक ख्याल आया और उसने आयतुल कुर्सी का वेद शुरू किया। उसके पांव मन मन के भारी हो चुके थे। फिर उसने हरकत करने की कोशिश की तो उसके पांव हरकत करने लगे। वो फौरन भागी। अभी उस खौफनाक जिन के कहकहे सुनाई दे रहे थे। वो फिर बोला, तुम कहीं मुझसे भागकर नहीं जा सकती। यकीन ना आए तो कोशिश करके देख लो। और वाकई वो जिस तरफ जाती, जिस तरफ भागने लगती, सामने वही कुएं का मंजर नजर आता। वो जिस तरफ मुंह करती उसे वही कुआं नजर आता और साथ वही हैबतनाक जिन खड़ा नजर आता। जब वो कुछ न कर पाई तो वो चकरा कर गिर पड़ी। वो बदसूरत जिन चलता हुआ उसके पास आया और उसकी तरफ हाथ से इशारा किया तो वो ऐसे उठकर खड़ी हो गई जैसे किसी ने पकड़कर उसे खड़ा कर दिया हो। वो चीखने चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो उसकी मिन्नतें करते हुए बोली। खौफ उसके चेहरे पर था। वो जिन हंसकर बोला, तुम्हें कैसे जाने दूं? आज कितने दिनों बाद तो एक शिकार हाथ आया है, उसे भी जाने दूं। वैसे मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें जान से मार डालूं, मगर क्या करूं, तुम इंसानों का खून इतना लजीज होता है कि क्या बताऊं। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो बेचारी खौफ से पहले ही पीली पड़ चुकी थी। उसकी तरफ देखा और उसकी गर्दन उस जिन ने दबोच ली। उसका सांस घुटने लगा। वो उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उस जिन के मुंह से इंतहाई डरावनी आवाजें निकल रही थी, मगर इस वीराने में उनकी आवाजें कौन सुनता। वो घुटी घुटी आवाज में उससे जान छोड़ने की मिन्नतें करने लगी, मगर उस जालिम जिन को रहम ना आया। वो उस नाजुक सी लड़की आखिर उसका कितना मुकाबला कर सकती थी। चंद ही लम्हों में उसका सांस उखड़ने लगा और वो बेजान होकर गिर गई। उसके गिरते ही उसकी जान निकल गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जिन उस पर झुका और अपने खौफनाक दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगा। थोड़ी ही देर में उसके जिस्म का सारा खून उस मनहूस जिन के अंदर मुंतकिल हो चुका था और सरवत की लाश भी जर्द पड़ गई।
उसका सारा खून पीने के बाद भी शैतान जिन उठा, दोनों हाथ सीने पर मारे और एक जोरदार धाड़ निकाली। शायद एक नौजवान लड़की का खून पीने के बाद उसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी। फिर वो मुड़ा और उस कुएं के सामने जाकर खड़ा हुआ, इधर उधर देखा और फिर एक ऊंची छलांग लगाई और कुएं में गिरता चला गया। उसके गिरते ही वहां से कुआं ऐसे गायब हो गया जैसे इससे पहले वहां इस कुएं का नामो निशान ना हो। इस वीरान इलाके में उस मजबूर और मासूम लड़की सरवत की लाश बेयारो मददगार पड़ी रह गई। इर्द गिर्द सन्नाटे का माहौल था। इधर आसिफ अपने वालिद साहब के पास बैठा बड़ी अजीब सी परेशानी का शिकार था। आज रात तो उसने सरवत के साथ घर से भागने का प्रोग्राम बनाया, मगर बाप की बिगड़ती हुई सेहत की वजह से वो जहनी तनाव का शिकार हो गया। वो सोच रहा था कि बेचारी सरवत पता नहीं कितनी देर तक वहां उसका इंतजार करती रही होगी। वो उसे बेवफा समझ रही होगी। हो सकता है वो वापस आ गई हो और उसे बुरा भला कहती हो और आइंदा कभी उससे मोहब्बत नहीं करेगी और ना ही कभी उस पर यकीन करेगी। ये सोचकर आसिफ की आंखों में आंसू थे। उसका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और उसका भाई समझ रहा था कि वो अपने बाप की बीमारी के गम में आंसू बहा रहा है। उसके बाप की हालत मजीद खराब होती गई और सुबह अजान के वक्त उसके बाप ने हमेशा के लिए मौत की आगोश में पनाह ले ली। दोनों भाई धाड़े मार मार कर रोने लगे। उनकी तो जैसे दुनिया अंधेरी हो गई। इधर सुबह का उजाला फैला और एक और दर्दनाक खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के बाहर नहर के पास वीरान जगह से सरवत की अजीब हालत में लाश मिली और हैरत की बात है कि उस लाश के अंदर खून का एक कतरा भी नहीं था। सुबह सुबह गांव का एक गवाला दूध देने गांव से बाहर जा रहा था कि उसकी निगाह सरवत की लाश पर पड़ी, जिसे कुछ जानवर बंबोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब वो जल्दी से वहां पहुंचकर उसे देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो सरवत की लाश थी, इंतहाई खराब हालत में। उसने फौरन गांव आकर इतला दी। गांव के लोग भागे गए और लाश को उठाकर ले आए। उसकी हालत देखकर हर आंख की आंखों में आंसू थे। नसीर जो पहले ही बाप के गम में उदास बैठा था और सरवत की नाराजगी के डर से दिल में अपने आप को लान तान कर रहा था, उसे सरवत की मौत का इल्म हुआ तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। उसे दिल का शदीद दौरा पड़ा और उसकी भी जान निकल गई। उस रोज उस गांव से 3 जनाजे उठे, नसीर के बाप का, नसीर का और सरवत का। नसीर का बाप तो अपनी मौत मारा गया, मगर नसीर और सरवत को उस जालिम जिन ने हमेशा के लिए मौत की वादी में पहुंचा दिया। मगर नसीर एक खलिश लिए दिल में इस दुनिया से चला गया कि शायद सरवत ने उसकी बेवफाई की वजह से अपनी जान दे दी थी। मगर कोई नहीं जानता था कि सरवत की मौत का जिम्मेदार वो खौफनाक और मनहूस जिन था जो इस गांव से बाहर एक वीरान कुएं में रहता था।